सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने स्थितियों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की विषय वस्तु जैसा आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है ग्रहों की दशा अंतर्दशा फल कैसे समझे भाग 2। कल की कक्षा में हम लोगों ने फल दीपिका पुस्तक से ग्रहों की दशा अंतर्दशा फल कैसे समझे इस पर कक्षा हुई थी। आज यह दूसरा भाग है। आज की भी कक्षा फल दीपिका पुस्तक के आधार पर होने वाली है। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। यदि आपको कक्षा अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस कक्षा का लाभ प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर देखा जाए कि फल दीपिका पुस्तक में कल की कक्षा में हम लोगों ने 21वें श्लोक तक यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। 22वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है? तो 22वें श्लोक में यह कहा जा रहा है कि यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम हो तो बहुत शुभ फल देता है, किंतु यदि वर्गोत्तम होते हुए भी वह अपनी नीच राशि में है या अस्त हो तो अच्छा बुरा मिला जुला फल होता है। अब वर्गोत्तम ग्रह क्या होता है उसको हम लोग समझ लें। अब मान लीजिए कि कोई किसी भी लग्न की कुंडली हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब यदि कोई ग्रह धनु राशि में है, यहीं पे मंगल देव यदि धनु राशि में है और नवमांश कुंडली में भी धनु राशि में ही है, कहीं भी हो, नवमांश कुंडली में भाव नहीं देखना। नवमांश कुंडली में भाव नहीं देखना है, चाहे वह छठा भाव ही क्यों ना हो और छठे भाव में ही मंगल हो नवमांश कुंडली के, और वहीं पे 9 नंबर की राशि लिखी गई हो। यानी कि लग्न कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में होते हैं उसी राशि में यदि नवमांश कुंडली में वह ग्रह होता है उस ग्रह को वर्गोत्तम ग्रह कहा जाता है। तो वर्गोत्तम ग्रहों की दशाएं अच्छी होती है। अब यहाँ पर पुस्तक में दूसरी बात दी गई है कि यदि वह अपनी नीच राशि में हो या अस्त हो तो अच्छा बुरा मिला जुला फल देता है। तो इसके लिए हमारे गुरुजनों ने कहा है, समझाया है कि यदि कोई ग्रह अस्त है, अस्त का मतलब कि सूर्य के साथ में है, सूर्य और उस ग्रह के बीच में अंशात्मक मान में काफी करीबियां हो, यानी कि 10 अंशों से भी कम के हो तो अस्त दोष माने जाते हैं। और वैसे अलग अलग ग्रहों के अलग अलग अंशात्मक मान है। कभी कभी ऐसी स्थितियां होती है कि एक राशि में भी स्थित ग्रह अस्त नहीं होते। अब मानिए कि सूर्य का अंशात्मक मान यहाँ पर 2 है, शुक्र का अंशात्मक मान यहाँ पर 25 है, तो क्या शुक्र अस्त हो जाएंगे? यहाँ पर शुक्र अस्त नहीं होंगे कि अस्त हो जाएंगे? नहीं होंगे गुरुजी, नहीं होंगे। और यहीं अगर शुक्र मकर राशि में है यहीं पे और यहाँ पर 26 अंशों के हो जाए तो क्या अस्त होंगे या नहीं होंगे? तब अस्त हो जाएंगे, क्योंकि यहां से 4 और 2 6 अंशों का ही फासला है। तो अस्त ग्रहों को पहचानने की हम सबों के पास में ज्ञान होना चाहिए। तो अस्त ग्रह वैसे भी बुरे फल देते हैं और अस्त ग्रह वर्गोत्तम भी हो जाए तो नुकसानदायक होते हैं, ये थोड़ा ज्यादा नुकसान दे देते हैं। लेकिन यही मंगल देव यदि अपने नीच राशि में हो, यदि कोई भी ग्रह अपने नीच राशि में हो और नवमांश में भी नीच राशि के हो तो यह नीच का वर्गोत्तम हो गया। तो नीच के वर्गोत्तम ग्रह भी अच्छे फल ही देते हैं। मतलब अस्त ग्रह जो वर्गोत्तम है उससे थोड़ा अच्छा फल देता है नीच का वर्गोत्तम ग्रह। लेकिन नीच के वर्गोत्तम ग्रह मानसिक चिंता ज्यादा देते हैं। क्या देते हैं? चिंता। मानसिक चिंता थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। वैसे धन वृद्धि के लिए ठीक ठाक रहता है, लेकिन मानसिक चिंता यह देते हैं। लेकिन यदि कोई ग्रह नीच का ना हो, नीच का वर्गोत्तम ना हो, अस्त का वर्गोत्तम ना हो, तो वह सामान्यतः अच्छा फल देता है। 6, 8, 12 इन घरों के मालिक में से किसी एक की महादशा और किसी एक की अंतरदशा हो तो अशुभ फल होता है।
यह क्या है? कुंडली का छठा, आठवां, 12वां भाव। कुंडली का छठा, आठवां, 12वां भाव, इसे त्रिशदाय भाव कहा जाता है, त्रिक भाव कहा जाता है। ये अशुभ भाव है या समस्याएं देते हैं। जैसे छठा भाव शत्रुता प्रदान करता है, आठवां भाव लंबी बीमारियां देता है, 12वां भाव खर्चा या अस्पताल वाली बातों को दिखलाता है। तो ये सभी बुरे भाव हैं। तो एक भाव के स्वामी की दशा और दूसरे भाव के स्वामी की अंतरदशा हो तो यह नुकसानदायक स्थितियां देता है। अब ये नहीं कि अब इसको हम लोग कुंडली पर समझते हैं जरा सा। अब मान लिया जाए कि यहीं सिंह लग्न की कुंडली है, प्रश्न कोई भी हो, प्रश्न कोई भी हो सकता है। अब मान लिया जाए कि हायर एजुकेशन, जैसे कि डॉक्टरी या इंजीनियरिंग कोई पढ़ रहा हो, डॉक्टरी या इंजीनियरिंग कोई पढ़ रहा हो, पढ़ रहा हो, तो डॉक्टरी एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई शोध के बराबर होता है। चाहे वह बीटेक ही क्यों ना कर रहा हो विद्यार्थी, या एमबीबीएस क्यों नहीं कर रहा हो, वह शोध वाली पढ़ाई हो जाती है। तो यदि शोध वाली पढ़ाई कर रहा है तो वह किस भाव का काम कर रहा है? अष्टम भाव, अष्टम भाव का काम कर रहा है। तो अष्टम से छठा कौन होगा? अष्टम से छठा लग्न हो गया, लग्न, और अष्टम से 12वां सप्तम भाव हो गया। सप्तम भाव। तो लग्नेश की महादशा में सप्तमेश की अंतरदशा चलेगी, या सप्तमेश की महादशा में लग्नेश की अंतरदशा चलेगी, तो मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि यह भाव का है। और यही जो है अन्य प्रश्नों के लिए यही लाभदायक हो जाएगा। अब आय के लिए बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि आय के लिए यह तीसरा यानी कि संचार भाव। जब जब तक हम लोग कोई काम संचार से नहीं करते, यानी कि अपने स्किल का उपयोग नहीं करते, हमारा काम नहीं होता। हमारा काम होता है? नहीं होता है। नहीं होता। एवं कार्यों के लिए भाग्य की भी जरूरी है। तो आय का भाग्य भाव यही सप्तम भाव है। आप लोग देखते हैं, वैसे कहा जाता है, लोकोक्ति भी है। सातवां भाव क्या? पुस्तक क्या बनी हुई है? पुस्तक बना हुआ है पुरुषों को, पुरुष प्रधान होरा शास्त्र बनाया गया है। अधिकांशतः पुस्तकों में यही देखने को मिलता है कि हाँ, पत्नी कैसा होगा, पत्नी कैसा होगा, पत्नी कैसा होगा। इसका मतलब पुरुष प्रधान बनकर बना लिया गया। तो जो बातें पुरुष पर नियम पर लागू होती है स्त्रियों पर भी लागू होती है। तो यह जो है सातवां भाव पत्नी का होता है, और यह आय भाव है। आय का भाग्य पत्नी है। आय का भाग्य आपके आय का भाग्य कौन है? पत्नी ही है, जीवन साथी ही है। आप लोग मिलाकर देखेंगे, आप जिस समाज जिस परिवेश में है, जो व्यक्ति, जिस घर की महिलाएं जितना ही प्रसन्न मुद्रा में रहती है, खुश रहती है, जो व्यक्ति अपने जीवन साथी का आदर कदर करता है, उसके आय उतने ज्यादा कभी भी प्रभावित नहीं होते। आय पर समस्याएं नहीं आती। और जिसका घरेलू माहौल ही ठीक नहीं है, जिसके पति पत्नी में आपस में तालमेल नहीं है, मनमुटाव इत्यादि है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि उसका आय प्रभावित होता है। कार्य में मन नहीं लगेगा तो काम नहीं होगा, तो नौकरी छूटेगी छूटेगी, ये होगा वो होगा, इसी तरह की बात होती है। क्या ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जी, तो 11वें भाव से 9वें भाव एवं 11वें भाव से तीसरे भाव की जब दशांतर दशा चली आएगी, वृद्धि होगी। कार्यों के लिए भी अगर देखा जाए तो यह कार्य से चौथा भाव और कार्य से 10वां भाव, चतुर्थेश एवं दशमेश की एक का अगर दशा है, दूसरे का अंतरदशा है, तो भी अच्छा। यानी कि चतुर्थेश एवं दशमेश की महादशा एवं अंतरदशा होगी। जिस ग्रह की महादशा होती है एवं जिस ग्रह का अंतरदशा होता है, वह जिस भाव से खटाष्टक या द्विद्वादश का संबंध बनाते हैं, उस भाव के प्रश्नों पर नुकसान होता है। आप लोग देखें कि आपका महादशा किस ग्रह का चल रहा है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। कोई एक व्यक्ति बोले कि महादशा किस ग्रह की है, अंतरदशा किस ग्रह का है। गुरुदेव की महादशा है, अंतरदशा शनिदेव। गुरु की महादशा, शनि की अंतरदशा। रुकिए,
अब आपके जीवन के किस क्षेत्र में लाभ मिल रहा है और किस क्षेत्र में, हम अब ग्रहों की स्थिति नहीं जानेंगे, केवल राशि, लग्न की राशि पूछ लेंगे। लग्न में कौन सी राशि है? गुरुदेव की 9। 9 नंबर की राशि हो गई। अब यहाँ पर 9 नंबर की राशि, यहाँ 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ गुरु की महादशा है, यानी कि किसकी महादशा हो गया? लग्नेश की महादशा एवं धनेश की अंतरदशा। यह किस भाव से, यह कौन सा भाव हुआ? लग्न हो गया। यह किस भाव से है? तो 8वें भाव से यह छठा हो गया। हालांकि लग्नेश एवं धनेश की अंतरदशा, लग्नेश की महादशा में धनेश की अंतरदशा चल रही है, लग्नेश की महादशा में तृतीयेश की अंतरदशा चल रही है। तो यह किस भाव से अट्ठा होगा? तुम छठा हो गया, तो लग्न से, यानी कि 8वें भाव से यह छठा हो गया, यानी कि छठा, एवं यह 8वें भाव से 8वां हो गया खडाष्ट। अब बतलाइए, जब आप अभी वर्तमान में यहाँ पर 8वें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है मुख्य रूप से? आकस्मिक सोच, आकस्मिक सोच एवं ज्योतिष की भी तो बात की जाती है ना। जी 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 गुणागणित, आकलन करने की शक्ति, आकस्मिक सोच। तो जब लंबी से बीमारी, लंबी बीमारी का, अगर पहले से स्वास्थ्य ठीक है तो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इस भाव से देखे जाने वाले हर चीज पर असर पड़ेगा, वाली बात नहीं। हाँ, कुछ कुछ चीजों पर असर पड़ सकता है, व्यवहारिक जिंदगी पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, तो व्यवहारिक भौतिक चीजों पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बीमारी के लिए फलादेश अन्य कायदों से होते हैं। तो अब आपसे मैं यह पूछना चाहूंगा कि आप जो अपने किसी भी कार्यों के लिए जो दूरदर्शिता का इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं, तो क्या उस पर सकारात्मक परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता होगा? ऊहापोह की स्थिति, कितना भी सोचते होंगे, अंततोगत्वा तक ऊहापोह की स्थिति बनती होगी। एक, यदि आप ज्योतिष भी पढ़ते सीखते हैं तो इसमें मन नहीं लगता होगा, आकलन करने की क्षमता पहले की अपेक्षाकृत कुछ कम हुआ होगा। क्या ऐसी स्थितियां हैं? जी गुरु जी, ऐसी तो स्थिति बनी रही है। तो ऐसी पढ़ने स्थिति का बन रही है तो अब बतलाइए। अब तो यह लग्नेश एवं तृतीयेश की दशा है। तो फिर जब लग्नेश एवं तृतीयेश की दशांतर दशा है तो यहाँ पर तो छठे 8वें का सूत्र नहीं लगना चाहिए ना। तो छठे 8वें का सूत्र लग रहा है। इससे स्पष्ट है कि जिस ग्रह की महादशा हो, जिस ग्रह की अंतरदशा हो, यदि वह जिस भाव से खडाष्टक योग या छठे 8वें 12वें का संबंध बनाते होंगे, उस भाव से संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं जीवन में देखने को मिलेगी, मिलती है। शनि का मूल त्रिकोण राशि लिए इस गुरु जी, इसलिए हाँ, वह ज्यादा मूल त्रिकोण। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए एक और बातें, यह लग्नेश एवं धनेश का भी, चतुर्थेश एवं धनेश का भी तो अंतरदशा महादशा है ना जी। तो यह धन के लिए लाभ देगा, यानी कि कितना भी कुछ विषम परिस्थितियां आ जाए, लेकिन आवश्यक खर्चों के लिए आपको कर्ज लेने की जरूरत ना है। थोड़ी सी यह स्थितियां गड़बड़ कर रहा है, परंतु आय के स्रोत उतने आपके नहीं डगमगाएंगे जिससे आपको कर्ज लेने देने की समस्या न बता जाए। कहीं कहीं से न कहीं व्यवस्था ईश्वर करिए देते हैं, क्योंकि यह चतुर्थेश एवं धनेश का भी तो, चतुर्थेश की महादशा में धनेश की अंतरदशा भी तो है, लग्नेश की महादशा में धनेश की अंतरदशा भी तो है। तो यह भी तो अपना फल देगा ना कहीं से, तो जुगाड़ करवा ही देंगे ना। क्योंकि धन भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि नहीं है, यह इनकी दूसरी राशि है, तो कम भी फल देंगे तो देंगे ना जी। तो वृद्धि वाले योग ना बनाएंगे, यानी कि धन में अभी जो आप सोचते होंगे कि हाँ थोड़ा सा संचय हो जाता, फलना काम 2 वर्षों के बाद में करना है, वहां तो लाखों रुपए का खर्च होने वाले हैं, तो कुछ पैसा जोड़ जाड़ के अभी रख देंगे, तभी जोड़ने वाली स्थिति नहीं चल रही होगी। नहीं जी जी बिल्कुल, बातें स्पष्ट हो। तो अब संतोष जी बोले, बार बार आपका हैंड राइज हो रहा है। गुरुदेव
जैसे मतलब कहाँ का फल पहले देगा? देखो, अब कहाँ का फल पहले देगा, तो लग्न से जो पहला जो मूल त्रिकोण राशि होता है, मूल त्रिकोण राशि का फल पहले देता है, दूसरी राशि का बाद में देता है, या लग्न से पढ़ने, यह अलग अलग बातें हैं। ऐसा समझे कि मूल त्रिकोण राशि का थोड़ा ज्यादा फल देगा और दूसरी राशि का फल थोड़ा देगा। कम देगा। तो ठीक अब है आशा गुरु। करते हैं कि जो यह बातें हम लोगों ने पढ़ा 21वें श्लोक में यहाँ तक, इसको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं गुरुदेव। लेकिन खास करके जब खष्टेश की महादशा हो, लग्न से छठे भाव के स्वामी की महादशा हो, उसमें 8वें या 12वें घर के स्वामी, यानी इन तीनों में से किसी एक भाव, लग्न से छठे, लग्न से 8वें, लग्न से 12वें भाव के स्वामियों में किसी एक की महादशा हो, किसी दूसरे की अंतरदशा हो, तो थोड़ा स्वास्थ्य हानि देता है। इसी प्रकार छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह की भी दशा अंतरदशा होती है, तो यह अशुभ फल मिलता है, जो सर्व विदित है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। अभी से 23वें श्लोक में क्या दिया जा रहा है, इसको समझते हैं। यदि किसी क्रूर ग्रह की महादशा हो, उसमें किसी ऐसे ग्रह की अंतरदशा हो जो जन्म नक्षत्र से तीसरे, 5वें, 7वें नक्षत्र का मालिक हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के घर में चोरी होती है, शत्रु पीड़ा होता है, अति दुखित रहता है। किस नक्षत्र का कौन सा स्वामी है, यह पहले बतलाया गया है। मान लीजिए कि अब यहाँ, तो इसको हम लोग कैसे समझें। अब देखा जाए, यदि क्रूर ग्रह की, जो नैसर्गिक क्रूर ग्रह हो, नैसर्गिक क्रूर ग्रह, कौन कौन से नैसर्गिक क्रूर क्रूर ग्रह हैं, तो सूर्य भी नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, मंगल भी नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, केतु भी नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, शनि एवं राहु पापक ग्रह है। क्रूरता इन लोगों में भी है, लेकिन थोड़ा कम है, लेकिन कष्ट तो ये लोग भी देते हैं। गुरुदेव लेकिन मंगल को भी पाप ग्रह माना जाता है। हाँ, मंगल पापग्रह है, केतु पापग्रह है, शनि पापग्रह है, राहु पापग्रह है, सूर्य पापग्रह नहीं है, सूर्य सिर्फ क्रूर ग्रह है। लेकिन मंगल पापग्रह एवं क्रूर ग्रह दोनों ही है, केतु पापग्रह एवं क्रूर ग्रह दोनों दोनों है। दोनों। तो क्रूर ग्रह की महादशा हो और उसमें जन्म, यह जन्म नक्षत्र का मतलब होता है जन्म तारा। ये जो है 3 ताराएं जो होती, 4 तारा नुकसानदायक होता है, जन्म तारा, बध तारा, विपत तारा या प्रत्यरी, प्रत्यरी आगे पीछे हो जाएंगे दोनों बाद में, विपत तारा, प्रत्यरी तारा, ये जो चारों ताराएं होती है, यह नुकसानदायक होता है। इसके लिए हम सबों को यह विशेष रूप से, यह लघु पराशरी पुस्तक में या पराशरी पुस्तक में इसके बारे में ढेर सारी बातें बतलाई गई है। अब तो जब क्रूर ग्रहों की दशाओं में जन्म तारा, बध तारा, विपत तारा या प्रत्यरी तारा ये स्वामी की अंतरदशा चलती है, तो स्थितियां अच्छी नहीं रहती। अब अलग अलग ताराओं के अलग अलग गुण हैं। जन्म तारा थोड़ा बीमारी देता है, बध तारा यह शत्रुता देता है, विपत तारा, प्रत्यरी तारा भी हमें नुकसान ही देते हैं। तो इसके लिए तो लघु पराशरी की पुस्तक की हम लोगों का अवलोकन एक बार कम से कम इस अध्याय के लिए करना चाहिए। लघु पराशरी पुस्तक के जो हमारे पास में पुस्तक है, उसके 70वें पृष्ठ पर या 69वें पृष्ठ पर या इसी के आसपास के पृष्ठ पर है। तो हम आप लोगों को उस पुस्तक का भी अवलोकन करा देते हैं। जब पुस्तक की ही चर्चा हो रही है, तो लघु पराशरी, लघु पराशरी,
अभी हम लोगों ने लघु पराशरी पुस्तक भी हम ढूंढ रहे हैं, बस मिल जाएगा 1 मिनट में, तो उसको भी हम लोग दिखलाल स्मरण में कर लेंगे। तब तक अगले श्लोक पर चलते हैं। निम्नलिखित दशाएं कष्टकारक होती है, वह कौन सी? तो शनि की यदि दशा चौथी हो, बृहस्पति की दशा छठी हो, मंगल और राहु की दशा यदि पांचवी हो, किसी राशि के अंतिम अंश पर स्थित कोई ग्रह हो, अर्थात यदि कोई ग्रह किसी भी राशि में 30वें अंश पर हो, दुस्थान यानी कि छठे, आठवें, 12वें घर के मालिक की दशा, यदि किसी का जन्म मंगल की महादशा में हो, तो भौराजी स यानी कि शनि की दशा उन्हें से चौथी, शनि की दशा उससे चौथी होगी। यदि किसी का शुक्र की महादशा में जन्म हो, तो राहु की दशा पंचम होगी, गुरु की दशा छठी होगी। यदि किसी का जन्म केतु की महादशा में हो, तो मंगल उसे पंचम होगा। इसको कैसे समझें? तो इससे पहले, इसको समझने से पहले देखते हैं कि लघु पराशरी पुस्तक आ गया। एक सेकंड, लघु पराशरी पुस्तक का अवलोकन हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहीं पे देखा जाए। विपत विपत तारा प्रतिरिसौ बध में सततई वच, मार का मार के जाता प्रोक्ता काल बी दीर्घी मनीषी भी। यहाँ पे स्पष्ट है कि विपत और प्रत्यरी तारा जन्म नक्षत्र से तीसरा, पांचवा स्वामी तथा बध तारा सातवीं जातक शास्त्र में मारक कहे गए हैं। इसको हम लोग यदि समझे, पढ़े, तो कम से कम पूरा एक कक्षा लगेगा इसे हम लोगों को समझने में। यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो हम लोग कल की कक्षा में इसे पढ़ सकते हैं। पढ़ा दीजिएगा गुरुदेव। पृष्ठ संख्या 70 पर है। अब बतलाइए कि हम कैसे व्यक्ति हैं कि किस पुस्तक के किस पृष्ठ पर कौन सी बातें हैं, यहां तक हमें ध्यान में है। अब यहां से आगे पढ़ते हैं कि यदि शनि की दशा चौथी हो, बृहस्पति की दशा छठी हो, मंगल राहु की दशा पांचवी हो, किसी राशि के अंतिम अंश पर स्थित है। चौथा तो हम लोग समझ रहे हैं कि किसी भी राशि के अंतिम अंश पर यानी कि 30वें अंश पर, यानी कि 29 अंश से ज्यादा जिस ग्रह का अंश हो, उस ग्रह की यदि दशा चलती है तो स्थितियां अच्छी नहीं होती। दुस्थान अर्थात छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी की दशा अच्छी नहीं होती। किसी का जन्म मंगल में हुआ है तो भौराजी शनि की दशा उसे चौथी होगी। अब शनि की चौथी दशा हो, कब समझेंगे? तो मंगल की महादशा में जन्म हुआ तब आचंग भौरा ऐसे लिखते हैं, रुकिए, आ चंग भौ रा गु स बु के सु। अब यहाँ पर यदि मंगल की महादशा में जन्म हुआ तो मंगल की महादशा, मंगल किस नक्षत्र वाले हैं? तो मृगीश्रा, चित्रा, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में जन्म होगा तो चौथी महादशा शनि की आएगी।
कष्टकारक हो जाएगा। तो अब देखा जाए मंगल की महादशा कितना है, 7 वर्ष है। राहु की महादशा 18 वर्ष है। मंगल की महादशा, राहु की 18 वर्ष, गुरु का 16 वर्ष है। शनि की महादशा 19 वर्ष है। तो अब यहाँ पर देखिए इसके कितने वर्ष के बाद में कष्टदायक स्थिति आएगी, तो चौथी महादशा यह। तो अन्य किसी भी, अब जिसकी सूर्य की महादशा में जन्म हुआ, चंद्रमा की महादशा में जन्म हुआ, राहु की महादशा में जन्म हुआ, गुरु की महादशा में जन्म हुआ, बुध के, केतु के, शुक्र में, तो वहां उस व्यक्तियों के लिए यह लागू नहीं होगा, सिर्फ मंगल वालों के लिए। शनि की दशा चौथी हो तो, क्योंकि चौथी दशा केवल मंगल की महादशा में जन्म हुए व्यक्ति के लिए ही चौथी दशा शनि की होगी। अन्य दशाओं में जन्म हुए, अब राहु की दशा में जिसका जन्म होगा तो शनि तीसरा हो गया, बुध की अंतरदशा में जन्म होगा तो शनि की अंतरदशा अंतिम 9वीं हो गई। अब बृहस्पति की दशा यदि छठी हो तो अब छठा यह बृहस्पति कहां से पूरेगा, तो 1 2 3 4 5 6 यहां से नहीं, कहां से पूरेगा, 1 2 3 4 5 6 यहां से भी नहीं, शुक्र से, शुक्र की महादशा में जन्म है, यहाँ पे दिया गया है नीचे। हमारी जन्म शुक्र की महादशा में ही हुई है, अभी तो गुरु तो का किसी का जन्म शुक्र की महादशा में हो तो राहु की दशा पंचम होगी। अब शुक्र की दशा में है, जन्म हुआ है, तो यहाँ से गिने 1 2 3 4 5, राहु की दशा अच्छी नहीं जाएगी, शुक्र की महादशा में जन्म हुआ। मेरा भी शुक्र की महादशा में है, राहु की दशा अच्छी नहीं जाएगी। पर गुरु छठवां है ना। हाँ, और गुरु की दशा छठा हो जाएगा। लेकिन मेरी गुरु की महादशा चल रही है तो सब ठीक चल रहा है गुरुजी, सब ठीक चल रहा है। हाँ, तो वह ग्रहों की कुछ दशा स्थितियां होगी या सामान्यतः सूत्र है, कुछ कुंडली में कुछ अच्छे योग बन रहे होंगे, गुरुदेव आपके कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे, शुभ भाव के स्वामी होंगे। किस लग्न की कुंडली आपकी? मिथुन लग्न की है, गुरु 5वें घर में है। अच्छा, अब देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है तो केंद्र भाव के स्वामी हो गए ना, ये तो सप्तमेश और दशमेश हो गए, तो केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में बैठ गया, 5वें घर में गुरु है। अब यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 12 हुआ, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, शुभ ग्रह की राशि में है जी। यहाँ पे 7 है, 9 7 हो गया, शुभ ग्रह की राशि में हो गए, केंद्र भाव के स्वामी त्रिकोण भाव में बैठते हैं तो अच्छे फल देते हैं, अंशात्मक मान भी ठीक ठाक हो, ये वाली बात है, यह हुआ समझना चाहिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, मेरा केतु की महादशा में जन्म है और मंगल की पंचम महादशा चल रही है। दवाइयों से पीछा नहीं छूट रहा है। दवाइयों से पीछा नहीं छूटता, तो यह तो पुस्तक की बातें आप पर लागू हो रही है। जी गुरुजी। चलिए, ब्रजेश पाठक जी बोले, आपका हैंड राइज है, रीता जी आपका भी हैंड राइज है। गुरुजी जी, हम अपने लाइफ में देख रहे हैं कि राहु का महादशा जब रहा 2003 से 2021 तक, हाँ, राहु का महादशा में मैंने 3-4 साल स्ट्रगल का रहा, लेकिन उतना खराब नहीं गया राहु का महादशा। राहु आपके से इकोनॉमिक, राहु आपके कहाँ बैठे हुए? राहु 12वें भाव में। अच्छा, राहु को कोई ग्रह देख रहा है या नहीं? राहु को कोई ग्रह देख रहा है जी, केतु तो देखेंगे ही ना। हाँ, केतु को छोड़ करके राहु को देख जी याद तो नहीं है। अच्छा छोड़िए ना, यहाँ पर एक सूत्र और भी तो लागू हो रहा है, जिस ग्रह की महादशा हो वह कुंडली के जिस भाव में बैठा हुआ हो उस भाव का काम कर लीजिए।
अच्छे फल दे देते हैं। तो कहने का ये मतलब राहु राहु वर्गोत्तम भी है। वर्गोत्तम भी है, चले ठीक है। और यह भी तो सूत्र लागू हो रहा है, राहु देव 8 नंबर की राशि में नीच के माने जाते हैं ना। जी तो 8 नंबर की राशि में नीच के माने जाते हैं। राहु बकरी चलते बकरी हैं तो फिर ये ऊंच के जैसे फल देते हैं। राहु जो है नीच की राशि में अच्छा फल देता है, ऊंच की राशि में खराब फल देता है। तो यहाँ पर यह भी नियम जी लागू जी हो गया। एवं राहु 12वें भाव में है, आप अपने जन्म स्थल से काफी दूर अपना रैन बसेरा कर लिए। जी 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 राहुए के तो महादशा फिर में। तो फिर तो राहु की महादशा में घर से बाहर चले आए, अपना जन्म धरती छोड़ करके काफी दूर चले आए, ऐसी जगह पे चले आए कि जहाँ पे आपका वो ग्रामीण इलाके का बोलचाल उतना नहीं रहता, दूसरा भाषा हो गया। तो फिर 12वें भाव का काम कर लिया था। राहु तो आकस्मिकता के परिचायक ही है, तो कुछ ना कुछ तो लाभ देंगे। कुछ के भी हो गए। राहु वर्गोत्तम भी है। नीच का राहु अच्छा फल देता है, नीच का केतु अच्छा फल देता है। चलिए आगे बढ़ते जी हैं। जी अब यहाँ पर देखा जाए, मंगल ऊर्ध्वमुख राशि में स्थित होकर होकर मकर में हो, लग्न से दशम एकादश स्थान में स्थित हो तो राज्य प्रदान करती है। यहाँ पे तारांकित किया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए, इसको समझना कोई खास बड़ी बात नहीं है। मंगल देव वैसे भी दशम भाव में मंगल उच्च के होते हैं, अगर किसी भी राशि में हो तब भी तो काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि 10वें भाव में ही पड़ती है। मकर जी गुरु जी। राशि काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में पड़ता है। तब मंगल दशम में हो या 11वें में हो तो 11वें भाव के लिए एक विशेष सूत्र है कि कोई भी क्रूर ग्रह, कोई भी क्रूर ग्रह, चाहे वह सूर्य देव हो, मंगल देव हो, केतु देव हो या कोई पापग्रह ही क्यों ना हो, यदि 11वें भाव में होते हैं तो उसे पैसे की कमी नहीं होती है। चाहे किसी न किसी कायदा से कुछ ना कुछ आय होता ही रहता है। यह क्रूर पापग्रहों का एक यह सामान्य सा नियम है कि यदि 11वें भाव में हो तो। दूसरा, क्रूर ग्रह की केवल पाप ग्रह भी कोई पापग्रह, शुभ ग्रह उतने अच्छे फल नहीं देते 11वें भाव में। हालांकि फल तो अच्छे वो भी देते हैं, लेकिन आय के दृष्टिकोण से क्रूर ग्रह या पापग्रह थोड़े ज्यादा ही अच्छे फल दे देते हैं, क्योंकि ये लोग स्वार्थी होते हैं ना। और यहाँ आय वाली बात होती है, तो आय के लिए स्वार्थ जितना ज्यादा होगा तो उतना ही आय के व्यक्ति या पैसे कमाने पर थोड़ा ज्यादा चाहत करेगा ना। जी यानी लोग यहाँ सोचेगा तो कि राहु चलो, भी अच्छा फल देगा गुरु जी। हाँ राहु तो खैर 11वें भाव में राजयोग प्रदान करता है। राहु तीसरे में हो, छठे में हो या 11वें में, यह सामान्यतः राजयोग ही दे देता है। तो मंगल का 10वें भाव में होना, अगर मकर राशि के हो, यहाँ पर लिखा गया है कि उच्च का मंगल दिया तो रुचक योग बन गया। और वैसे भी दशम भाव का मंगल देव रुचक योग बनाते हैं, क्योंकि यह काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर 10 नंबर की राशि बनती है। और ऊर्ध्वमुखी राशि हो तो और अच्छी बात है। अब ऊर्ध्वमुख राशि कौन कौन सी होती है, किसी सदस्य को मालूम है? इतना तो कम से कम हम सबों को ज्ञान होना ही चाहिए। गुरुदेव 5 ऊर्ध्वमुख वो सिंह कन्या तुला वृश्चिक कुंभ मिथुन, यही गुरुजी। चलिए, सिंह कन्या तुला वृश्चिक कुंभ एवं मिथुन। ऊर्ध्वमुख का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वमुख यानी कि ऊपर की तरफ देखना। मंगल देव अग्नि तत्व की भी राशि है, अग्नि तत्व के मंगल देव ग्रह हैं, तो अग्नि भी हमेशा ऊपर ही बढ़ना चाहती है और नीचे जाना नहीं चाहती। और कर्म भाव भी, हमारे कर्म का काम क्या है कि दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाना, आय भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना। तो एक जो है यह गुण धर्मों के आधार पर जो साधारणता होती है, तो यहाँ पर राशियों की, भाव से संबंधित आवश्यकताओं की एवं ग्रहों की अच्छी बातें हो गई।
फल तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो यह तो विशेष प्रकार के राज राजयोग हो गए, तो इनकी दशा में अच्छा फल मिलना स्वाभाविक ही है। इसके बाद में 26वें श्लोक में दिया जा रहा है कि वो तो मंगल का विशेष राजयोग हो गया। अब शुक्र संबंधी एक विशिष्ट राजयोग बनाते हैं। यदि मीन तुला वृषभ राशि का शुक्र दशम या द्वादश भाव में हो या एकादश में हो, किंतु पापग्रह के साथ न हो, अस्त न हो, तो शुक्र की दशा में जातक बहुत ही धनी वैभव युक्त होता है। तो यह केवल शुक्र एवं मंगल पर ही निर्भर नहीं करता, यह सभी ग्रहों पर यह नियम लागू होता है। यह नियम सभी ग्रहों पर लागू होता है। किसी भी व्यक्ति के कुंडली में यदि 10वें भाव या 11वें भाव में यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में 10वें इस 10वें भाव में या 11वें भाव में कोई भी ग्रह यदि अपने उच्च राशि का हो, अपने स्व राशि का हो, अपने मूल त्रिकोण राशि का हो, अपने मित्र राशि का हो, तो क्या होगा? 10वां भाव हमारे कर्म का है, हमारे कर्तव्य का है, यह हमारे प्रतिभा का विकास करता है, यह हमारी इच्छा शक्ति है, हमारे बड़े भाई का है, हमारे आय का है भाव है। तो आय अगर इसमें अगर कोई ग्रह अच्छा हो जाए या 10वें भाव में अच्छा हो जाए तो हमारे कार्य और आय अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? जाएंगे। तो जब कार्य एवं आय अच्छे होंगे तो सामान्यतः संपन्नता में वृद्धि होगी। यह तो राजयोग ही है। शुक्रदेव 12वें भाव में अच्छे फल देते हैं। शुक्रदेव 12वें भाव में अच्छे फल देते हैं। यहाँ पर शुक्रदेव के बारे में बतलाया गया है कि शुक्रदेव वृषभ राशि का शुक्र दशम या द्वादश में स्थित हो या एकादश में स्थित हो तो जातक बहुत धनी होता है। शुक्रदेव के बारे में एक बार और पढ़ लें कि यदि मीन तुला या वृषभ राशि का शुक्र यानी कि 2, 7 या 12, तो ये दोनों तो इनकी अपनी राशि हो गई या इनकी उच्च की राशि हो गई। दशम या द्वादश स्थित हो या एकादश में हो किंतु पापाग्रह के साथ न हो, अस्त न हो, तो शुक्र की महादशा में बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलता है। तो यह सभी ग्रहों पर यह लागू होता है, लेकिन सभी ग्रहों के लिए 12वां भाव का नियम नहीं है। सभी ग्रहों के लिए 12वां भाव का नियम नहीं है। सभी ग्रहों के लिए 10वें एवं 11वें भाव का नियम है कि 10वें या 11वें भाव में यदि कोई भी ग्रह उच्च का राशि का है, स्व राशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है तो यह संपन्नता देता है। लेकिन शुक्रदेव के लिए यह एक नियम है कि चाहे 10वें हो 11वें हो तो यह लाभ देते हैं, 12वें भी हो तो लाभ देता है। लेकिन 12वें भाव में शुक्र का एक विशेष गुण है कि 6 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि या 11 नंबर की राशि यहां पर न हो, यानी कि शुक्रदेव केवल शनि की राशि या कन्या राशि के 12वें भाव में नहीं हो तो राजयोग देते हैं। जितनी अच्छी राशि उतने अच्छे फल शुक्रदेव का 12वें भाव में। गुरु जी, शुक्रदेव का तो शनि का राशि तो मित्र राशि हो जाता है तो नहीं, तो फिर यहाँ पर एक दूसरा नियम भी तो हो जाता है। यदि यहाँ पर 11 होगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर 10 हो गया। तो शनि खराब फल देने वाले हो गए ना। और शुक्रदेव कहाँ के स्वामी हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अष्टमेश एवं तृतीयेश भी तो हो गए। 2 अशुभ भाव के स्वामी तो हो गए ना।
अभी पिछली कक्षा में पढ़े थे गुरुजी, कुंभ लग्न में या मीन लग्न में शनि उनका। हाँ जी, अभी तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने यही पढ़ा है ना शुक्रदेव के बारे में, तो पूरा तो कम से कम यह, अच्छा इसके बाद में क्या हो गया, कुछ बोल रहे थे, हाँ शुक्रदेव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हाँ, कोई भी ग्रह जब दशम या 11वें भाव में अच्छी स्थिति में हो और पाप प्रभावित नहीं हो, नीच के नहीं हो, अस्त नहीं हो, तो यह अच्छे फल देते हैं। अब यहाँ पर ऐसी बातें दी गई है कि अब ऐसे ग्रहों की महादशा का फल बताते हैं जो नीच राशि में छठे आठवें हो। प्रायः समझा जाता है कि शुभ ग्रह कहीं भी बैठे हो तो अच्छा, तो क्या छठे आठवें 12वें बैठा हुआ शुभ ग्रह फल दिखावेगा। यह एक ज्योतिष का कहावत है, पापा खष्टे बीत लाभम प्रक्रिया। तो यह पापा ग्रह छठे में अच्छा फल दिखावेंगे। इन्हीं शंकाओं का जवाब नीचे श्लोक में दिया जा रहा है। तो इसको समझने के लिए पुनः लंबा डिस्कर्स होगा 27वें श्लोक का, थोड़ा पढ़ लेते हैं। यदि शुभ ग्रह नीच राशि में, शत्रु राशि में, छठे या 12वें घर में हो तो अशुभ फल दिखलाते हैं। यदि जो शुभ नहीं है अर्थात पापग्रह अपनी नीच राशि शत्रु राशि में छठे 12वें बैठे हो तो क्या फल दिखावेंगे। वे अपनी दशा में अमोघ दुख दिखाते हैं, ऐसे कष्ट जो निश्चय ही होता है और जिसे छुटकारा पाना संभव न हो। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई शुभ ग्रह कुंडली के छठे 8वें 12वें भाव में भी हो तो यह अशुभ फल तो दिखलाते हैं, लेकिन उतना अशुभ फल नहीं देते। लेकिन यदि जो शुभ नहीं है, जो शुभग्रह नहीं है, यानी कि पापग्रह छठे 8वें 12वें भाव में अगर अच्छी स्थिति में न हो तो यह काफी नुकसान करते हैं। यानी कि छठे 8वें 12वें भाव में पापग्रह का होना और अच्छी स्थिति का न होना यह बहुत ही नुकसान देते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित ढेर सारी समस्याएं देते हैं। अगर पापग्रह है छठे भाव में अच्छे फल देते हैं, अगर शत्रु राशि के हो जाएंगे तो बीमारी भी देंगे और तरह तरह की समस्याएं, लड़ाई झगड़ा बिना मतलब तर्क कुतर्क व्यक्ति करता रहेगा, झगड़ा ऐसी बातें। हाँ ब्रजेश जी, आपका हैंड राइज है, बोला जाए। और गुरु जी पहले ही से था इसलिए बताया नहीं। अच्छा, ठीक है जी। अनुपा जी, आपका हैंड राइज है। गुरुजी ये बोलना था, जो जन्म नक्षत्र से तीसरा पांचवा